हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी 2019 में और उसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था 2021 के जुलाई मंथ में। तो हम उस पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, 2021 वाले पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा जिसमें हम 26 से लेके एंड आपका 50 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने 25 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। स्टूडेंट, अगर आपका ड्रीम है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना तो आपके लिए गोल्डन चांस है। 2019 के बाद अब वैकेंसी आई है एंड खास बात यह नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे शानदार कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस मिलेगा। इस कोर्स को आप 3 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। तीनों में कंटेंट सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स। स्टूडेंट, अगेन मैं कहूंगा गोल्डन चांस है, काफी टाइम के बाद इतनी वैकेंसीज आई हैं। अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा स्टूडेंट। ये आपका सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री के साथ ही कैटालिस्ट का टॉपिक पढ़ाया जाता है। और मैंने भाई जो 11-12 के बेसिक लेक्चर्स डाले हुए हैं है ना कोर्स के अंदर, उसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इन द रिएक्शन KMnO4 की रिएक्शन जब आप ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, KMnO4 की रिएक्शन जब आप ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये देखा गया इनिशियली इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो होता है। इनिशियली इस रिएक्शन का रेट स्लो होता है, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे Mn+2, प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है Mn+2, तो यहाँ पे जो KMnO4 दिख रहा है इसका रिडक्शन होता है और Mn+2 की फॉर्मेशन होती है। अब ये देखा गया जैसे जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि इनिशियली रिएक्शन आपका स्लो है और जैसे जैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, उस टाइप के कैटालिस्ट को बोला जाता है ऑटो कैटालिस्ट। वहां पे प्रोडक्ट ही एज ए कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इस टाइप के कैटालिस्ट को बोला जाता है ऑटो कैटालिस्ट। इस टाइप के कैटालिस्ट को बोला जाता है ऑटो कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है भाई? जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट ये बेसिकली होते हैं। ये भी हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रही होती है उनके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। ऑटो कैटालिस्ट क्या है? अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही एज ए कैटालिस्ट के तौर पे काम करने लग जाए उसे ऑटो कैटालिस्ट बोला जाता है। स्टूडेंट देखिए, ये मैंने बिल्कुल लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है ना, वीडियो लेक्चर का ही मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है। यहाँ पे मैंने ऑटो कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा। स्टार्टिंग में रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होता है, बट सम टाइम के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। और इसका देखो जो पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है KMnO4 प्लस में ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम Mn+2, तो यहाँ पे जो Mn+2 वही एज ए कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए ऑटो कैटालिस्ट का। दिस इज ये आपका एस्टर है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड बनता है वो भी एज ए कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, वो भी एज ए ऑटो कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी, ऑटो कैटालिस्ट। ये भाई आपको याद रखना था, पढ़ाया जाता है ना, तो आप अगर याद रखते तो इजीली इसका आंसर बता पाते। अब कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, बट उनको मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा, उनको मैं टफ क्वेश्चन नहीं कहूंगा। इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडल लाइन इज कोल्ड। मिडल लाइन को क्या बोलते हैं? रमन स्पेक्ट्रम में जो इंसिडेंट रे आप डालते हैं
उसके बाद आपका भाई जो वेवलेंथ में चेंज होता है, बट यहाँ पे जो मिडल लाइन होती है उसको रेलिग लाइन करके बोला जाता है। भाई क्या बोला जाता है? रेलिग लाइन करके बोला जाता है। आइए इसका रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये एक आपका रमन स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिडल लाइन आपको नजर आ रही है इसको रेलिग लाइन करके बोला जाता है, रेलिग स्कैटरिंग बोला जाता है। इसी प्रकार अगर आपकी जो आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैल्यूज, तो एक आपका एंटी स्टोक्स लाइन होती है एंड दूसरा आपके पास स्टोक्स लाइन होती है। अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उससे इंटेंसिटी ज्यादा है तो स्टोक्स लाइन बोला जाता है, अगर इंटेंसिटी कम है तो उसे एंटी स्टोक्स लाइन बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इन द रमन स्पेक्ट्रम, द मिडल लाइन इज कॉल्ड रेलिग लाइन। क्या बोला जाता है? रेलिग लाइन। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 is very easy question from physical spectroscopy. The spectra caused in IR region. किस रीजन की बात की गई है? IR रीजन। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया आपने? IR रेडिएशन। बाय द ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल लेवल, किस टाइप का IR रेडिएशन यूज करने पर आपके वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हुए हैं इन द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। इसी को तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इसी को तो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। समझ में आई स्टूडेंट? अगर आपने सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से वहां पे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस देखने को आपको मिलते हैं, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। द फंडामेंटल vibrational frequencies in the IR spectrum of CO2। देखिए स्टूडेंट, the fundamental vibrational frequencies in the IR spectrum of CO2। स्टूडेंट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे modes of vibration, number of modes of vibration, number of modes of vibrations की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है 3n-5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, माइनस में करेंगे 5 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे 4 होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो 4 टाइप्स के मोड आ गए हैं। एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में डायनामिक मूवमेंट ज्यादा होती है, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और दो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बेंडिंग वाले मोड्स, दो आपको बेंडिंग वाले। इसके लिए आइए मैं रेफरेंस आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट, ये आप रेफरेंस देख सकते हैं। जो सिमेट्रिकल स्ट्रेच होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1388 सेंटीमीटर इनवर्स पे होती है। वहीं पे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जब आप करवाते हैं तो वहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो 2349। अभी मैंने आपको बताया ना, है ना। बल्कि अगर आप देखेंगे ना, ये तो आपका जो IR इनएक्टिव मोड आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक डाइपोल मूवमेंट 0 होती है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे बोला गया है एक तो आपका सिमेट्रिक स्ट्रेच आएगा, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच आएगा, और डबली डीजनरेट, दो आपको क्या देखने को मिलेंगे? बेंडिंग वाले बैंड देखने को मिलेंगे। दो बेंडिंग वाली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी 667 सेंटीमीटर पे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एक एसिमेट्रिक और दो बेंडिंग वाली। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। विच ऑफ द फ्लोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल विल नॉट गिव अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम? इनमें से कौन सा रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देगा? CO अगर आप देखेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। HF ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी भी डाइपोल मोमेंट आपका नॉन 0 है, 0 के इक्वल नहीं है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। बट स्टूडेंट ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल होती है। अगर इसकी डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल है तो ये आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा, है ना। ये आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा भाई, एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री से है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए सिंपल लैंगम्यूर आइसोथर्म। देखिए भाई, लैंगम्यूर आइसोथर्म का डेरिवेशन फार्मूला पूछा है। वैसे तो फार्मूला याद रहता है, फिर भी मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं। बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट,
जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। थीटा जो यहां पे होता है एरिया ऑफ कवर्ड ड्यू टू एडजॉर्प्शन। थीटा का मतलब क्या होता है? कवर्ड एरिया होता है। थीटा का मतलब बेसिकली क्या होता है आपका भाई? कवर्ड एरिया, जो कि एडजॉर्प्शन से एरिया कवर हो चुका है उसको क्या बोला जाता है? थीटा। अगर थीटा कवर्ड एरिया है तो 1 माइनस थीटा एम्प्टी एरिया होता है। 1 माइनस थीटा आपका एम्प्टी एरिया होता है। तो एडजॉर्प्शन जो होना है वो तो एम्प्टी एरिया पे डिपेंड करेगा ना। तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्टी एरिया यानी कि 1 माइनस थीटा। एंड रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 माइनस थीटा इंटू में पी। और यहां पे आप एक क्या यूज कर सकते हैं? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए। ये आपका एक बार कांस्टेंट हमने यूज किया है 1 माइनस थीटा इंटू में पी। इसको याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये मैंने अभी बात की है एडजॉर्प्शन के बारे में। वहीं पे अगर आप बात करते हैं डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा यानी कि कवर्ड एरिया। डिसॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्स इनवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में आपका एडजॉर्बेट जो होता है वो आके ऐड होता है सरफेस पे। डिसॉर्प्शन में वो सरफेस से बाहर जाता है वापस। तो वो डिपेंड करता है कवर्ड एरिया पे। तो यहां पे आपका बोला जा सकता है जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होता है वो आपका के डी एंड इंटू में थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता भाई आपका? ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं के ए इंटू में पी 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हैं के डी इंटू में थीटा। इसकी मल्टीप्लाई आप कीजिए तो क्या आएगा? के ए इंटू में पी माइनस में क्या आएगा? के ए इंटू में पी इंटू में थीटा इज इक्वल टू के डी इंटू में थीटा। इसको आप वहां पे लेके जाइए, है ना। इस थीटा वाली टर्म को आप वहां पे लेके जाइए तो आपके पास यहाँ पे एक टर्म देखने को मिलेगी। तो अब देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो मैं ऊपर बता देता हूँ भाई इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा मैं ऊपर, चलो थोड़ा सा तो जूम आउट कर ही लेते हैं इसको। एक कंक्लूजन यहीं पे निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, जब आप इसको वहां पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? के ए इंटू में पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया भाई? के ए इंटू में पी थीटा प्लस में के डी इंटू में थीटा। अगर मैं यहां से थीटा को बाहर निकाल लेता हूं, देखना भाई यहां पे थीटा को मैंने कॉमन निकाला तो यहां बता रहा हूं भाई, अब थीटा को हमने यहां से कॉमन निकाला तो ये किसके इक्वल आया भाई? के ए इंटू में पी तो था ही पहले। अब यहां पे देखो ये वाली पूरी टर्म क्या आ गई? यहां पे ये थीटा बाहर निकला, के डी बचा, के डी एंड यहां पे क्या बचा? के ए इंटू पी, के ए इंटू पी। अब आपने क्या करना स्टूडेंट, इसको ऊपर और नीचे के डी से डिवाइड कर दीजिए। जो आपका रेट कांस्टेंट है के डी, उससे मतलब जो यहाँ पे आपका है ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी आप बोलना चाहे, रेट कांस्टेंट बोलिए बेसिकली इसको। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं के डी से तो ये क्या आ गया भाई? के ए डिवाइड बाई के डी इंटू में पी। और यहाँ पे क्या बचेगा भाई? के डी को के डी से डिवाइड करोगे 1 प्लस में के ए डिवाइड बाई के डी इंटू में पी। और इस के ए बाई के डी को ही बोला जाता है के पी। इस के ए बाई के डी को ही बोला जाता है के पी। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू के ए बाई के डी को के पी लिख सकता हूं, तो के पी लिखा मैंने, के पी इंटू में पी, के पी इंटू में पी। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1 प्लस के पी इंटू में पी, 1 प्लस के पी इंटू में पी। तो ये देखो यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है स्टूडेंट। यहां पे ये जो आपका आएगा फार्मूला तो आप देखेंगे तो दिस इज द करेक्ट फार्मूला। ये आपका करेक्ट फार्मूला होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर। अगर आप यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं करना चाहते, देखो ऊपर भी नहीं की नीचे भी नहीं की, तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा, ये सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? के इंटू में पी, 1 प्लस के इंटू में पी। अगर यहाँ पे प्रेशर 1 रख देते हो तो आपके पास यही वाली रिलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। प्रॉपर डेरिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा भाई, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया भाई? ये बोला गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये दिया उन्होंने। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, और वो ई नोट की टर्म में बतानी है।
स्टूडेंट आप सभी को ये फार्मूला जरूर पता होगा कि K इज इक्वल टू A इंटू में E की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये फार्मूला, ये आपके पास आर्हीनियस इक्वेशन होती है, ये आपके पास आर्हीनियस इक्वेशन। अगर आप दोनों साइड log ले लेंगे या ln लेंगे यहाँ पे, तो ये log लिया आपने, log K, यहाँ पे ln A प्लस में देखो ई ए की पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है, ई ए डिवाइड बाई आर टी। तो ये आ गया भाई log लेने के बाद इसका। उसके बाद क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ये देखो 1/t का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/t का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा आपका t का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, t का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। हमें आर्हीनियस इक्वेशन का पता था, आर्हीनियस इक्वेशन पे हमने एंटी नेचुरल लॉग अप्लाई किया। उसके बाद आप सभी को पता, अगर 2a इंटू बी है तो उसे हम लिख सकते हैं ऐसा, प्लस का आना था बट e की पावर आएगा तो माइनस, ये आपके पास रिलेशन है। दूसरी बात आप ये देखिए, यहां पे आपको क्या गिवन है, ये वाली टर्मिनोलॉजी गिवन है। अगर आप इसका भी लेंगे ln k, ये आपका ln a, t नीचे देखो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपका क्या बनेगा, अब प्लस में ये दोनों मल्टीप्लाई में तो आप प्लस लिख सकते हैं, 2 इंटू में ln t लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल तो क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी। इतना समझ में आया क्या किया, ln k है ना, ln k क्या भाई, यहां पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इसका अलग से लिखा, पावर नीचे, इसका अलग से लिखा ये रहा। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। इसका करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, 0। अगर आप ln t का करते हैं तो इसका जो आता है आपका, वो आता है t बाई 1/t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/t। और इसका करेंगे तो अगेन क्या आएगा आपका भाई, माइनस, ये ई नोट है, ये क्या आएगा भाई, माइनस ई नोट एंड आर टी का स्क्वायर। क्या आएगा, आर टी का स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो अब आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं भाई, ये वाली इक्वेशन आ गई, ये देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को अगर आप रिलेट करते हैं तो आपके पास आपका फार्मूला आ जाएगा। तो देखो रिलेट करने पे क्या निकल के आता है कि यहाँ पे जो ये वाली टर्मिनोलॉजी आई है, ये वाली यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं इसको कि जो 2t, जो आपका 2t माइनस ई नोट, माइनस नहीं भाई ये प्लस बनेगा, है ना, ये आपका प्लस का बनेगा। आप इसको देखेंगे तो ये प्लस का बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा प्लस का, ये ई नोट है एंड यहाँ पे आपका आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, इसके इक्वल पुट कर सकते हैं ई ए, है ना। इसको भी देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे तो मतलब बात वही आ जाएगी निकल के, आर टी का स्क्वायर। इसका यहाँ पे भाई आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे आर टी स्क्वायर को एलसीएम ले लीजिए, तो टी से टी कैंसिल, आर टी से मल्टीप्लाई कर दो तो 2RT प्लस में क्या आएगा भाई आपका ई नोट, प्लस में क्या आएगा ई नोट, और इसको इक्वल पुट कर दीजिए ई ए और आर टी का स्क्वायर। आर टी के स्क्वायर से इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, और यहां पे जो आपके पास ई ए आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ई नोट प्लस में 2RT, दैट इज इक्वल टू ई नोट प्लस में 2RT, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। आ रही है भाई बात समझ में, आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे भाई थोड़ा सा डेरिवेशन का आप एक बार देख लेना, है ना। इसका डेरिवेशन करते हैं तो शायद यहाँ पे प्लस वैल्यू आती है, इसको भी आप प्लस ले लेंगे, है ना। इसका डेरिवेशन करने के बाद यहाँ पे भी ये वैल्यू प्लस आ जाएगी ना 1, क्योंकि जो पावर देखो डेरिवेशन क्या करते हैं, जैसे आपके पास t की पावर -1 है, इसका आपको डेरिवेशन करना है तो क्या करते हैं, पावर इंक्रीज कर देते हैं, पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी प्लस आता है ना। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये भी प्लस आता। इन दोनों को आपने इक्वल पुट किया, इक्वल पुट करने के बाद इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट 2 अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपका ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड पूछे गए थे, और ये कहीं ना कहीं नेट में आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर 2 मार्क्स के अंदर। द मोलिक्यूल दैट पोजेस S4 सिमेट्री एलिमेंट, कहां पे S4 देखने को मिलेगा। S4 के लिए सबसे पहले आपको C4 की रिक्वायरमेंट होगी। C4 का मतलब होता है आपका 90 डिग्री के अराउंड रोटेशन, एंड उसके अलावा यहां पे आपको परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए होगा। उसके अलावा परपेंडिकुलर प्लेन, तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, और उसके परपेंडिकुलर आपका प्लेन हो तो वो आपका S4 सिमेट्रिक, है ना,
इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बोला जाता है ना। जो आपका SN होती है उसे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब C4 होनी चाहिए एंड सिग्मा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ए के अंदर आपको S4 देखने को मिलेगा। इसका रेफरेंस भी मैं आपको दूंगा। पहले ये अलीन सिस्टम होता क्या है वो देख लीजिए ना, ये आपका अलीन सिस्टम। तो यहाँ पे भाई स्टूडेंट ये जो होते हैं ना ये परपेंडिकुलर होते हैं। देखो अलीन सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए भाई ये अगर आप इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे इस प्लेन, ये प्लेन में आपकी तरफ जो प्लेन दिख रहा है इसको प्लेन में, तो जो बाहर वाले दो उस साइड वाले हाइड्रोजन होंगे वो ऐसे होंगे। मतलब ये प्लेन था तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये अलीन सिस्टम आप देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूं भाई पूरा अच्छे से ना, इसका 3D एनिमेशन दिखाता हूं तो क्लियर हो जाएगा। अगर इन दोनों को आपने प्लेन में माना है तो ये दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज अलीन सिस्टम। आइए स्टूडेंट मैं रेफरेंस का यूज करता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये भाई एक काफी बेहतरीन साइट है अगर आपको ग्रुप थ्योरी अच्छे से समझना है। तो ये अलीन सिस्टम दिखाई दे रहा है। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे दिख रहा है D to D। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो अलीन सिस्टम होता है इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो आपका D to D होता है। क्या होता है इसका पॉइंट ग्रुप? D to D होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं D to D अलीन सिस्टम। तो ये अलीन सिस्टम है, मैं इसकी बात कर रहा था कि ऐसे देखो अगर इन दोनों को आपने प्लेन में माना है, एक प्लेन में, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब इसके अंदर S4 कहां से होता है आइए उसकी देखते हैं। देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा S4, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि S4 कहां से दिखाई देगा। ये देखिए भाई, ये देखिए शानदार जबरदस्त बेहतरीन। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहां पे अगर ये देखो ये 90 डिग्री, ये C4 है। अगर मैं ओनली C4 दिखाऊं, एक साथ तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको, यहां पे भाई देखो इकट्ठा ही देखना पड़ेगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये आपका C4 है ना, ये आपका C4 होगी जो कि 90 डिग्री से इसको करेगी और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होना चाहिए। देखो अभी मैं रोटेट करके दिखाता हूं, परपेंडिकुलर या रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर की बजाय मतलब मल्टीप्लाई। अभी मैं इसको दिखाता हूं, देखो अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये रोटेट करेंगे। यस, सुपर। ये दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले देखो स्लो मोशन में, सबसे पहले ये देखो एक बार दोबारा से देखो अभी क्या किया इन्होंने। यस देखो इसको पेन यूज करते हैं भाई, पेन कहां गया अपना। ये कह रहे भाई सबसे पहले क्या था, ये ऐसे थे ऐसे, तो ये उठ के परपेंडिकुलर बन जाएंगे। ये प्लेन में है ना, तो ये उठ के ऐसे आ गए, ये आ गए जी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, C4 का मतलब है 90 डिग्री। ये प्लेन में ऐसे पड़े हुए थे, जैसे कि ऐसे समझ लीजिएगा भाई, ये प्लेन में ऐसे पड़े हुए थे दोनों, ठीक है। अब जैसे ही 90 डिग्री की बात करोगे तो ये ऐसे हो गए। 90 डिग्री का मतलब तो यही है, परपेंडिकुलर हो गए। जो पहले ऐसे पड़े थे अब ऐसे हो गए 90 डिग्री, ठीक है। ये यानी कि C4 ने ऐसे किया। उसके बाद ये जो यहां पे आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, इसको यहां पहुंचा देगा, इसकी रिफ्लेक्शन दिखाएगा यहां पे, ये यहां, ये वाला जो दिख रहा है आपको वो यहां पे आएगा, ये वाला जो दिख रहा है वो यहां पे आएगा। सेम ऐसे यहां होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपको ऐसे, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक नीचे की तरफ दिख रहा है ऐसे। अब ये क्या होगा, जैसे 90 डिग्री पे देखोगे ऐसे प्लेनर, और अब ये क्या करेंगे, इनकी रिफ्लेक्शन वहां दिखाएगा ऐसे। तो दिस इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बार और आप स्लो मोशन में देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आइए मैं आपको अगेन दिखाता हूं। देखिए ये देखो यहां से उठ के आया बीच में, और ये देखो अपनी पोजीशन यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो भाई जो अलीन सिस्टम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप अलीन सिस्टम देख पा रहे हैं, वहां पे S4 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, वहां पे S4 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इसी को इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है भाई, C2 ने क्या किया, ये जो प्लेनर थे C4 ने क्या किया, ये जो प्लेनर थे इनको परपेंडिकुलर बना दिया। अरे भाई मैं जो चीज समझा रहा था वही। उसके बाद इस प्लेन ने क्या किया, स्टेप 2 रिफ्लेक्शन अक्रॉस प्लेन परपेंडिकुलर टू द CN। भाई C4 अगर ऐसे तो इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन रहा होगा तो वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये बनाएगा। तो यहाँ पे S4 है, तो वो प्लेन मैंने आपको दिखाया था, बीच में आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था, उस प्लेन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा अलीन। पॉइंट ग्रुप भी याद रखिएगा, D to D पॉइंट ग्रुप होता है भाई अलीन का। वो तब होगा जब यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, तब कहानी अलग बन सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 भी अच्छा क्वेश्चन है।
द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन द डाइबोरेन मॉलिक्यूल्स। तो डाइबोरेन में भाई कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं? तो आप सभी को पता होगा डाइबोरेन का मतलब होता है B2H6। यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन ये देखने को मिलता है, एक हाइड्रोजन ये देखने को मिलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ देखने को मिलता है, और इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड, टो बॉन्ड देखने को मिलता है, फादर बॉन्ड भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है स्टूडेंट, ये जो होते हैं ये टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। एंड ये जो 2 बोरोन है ये एक ही प्लेन में होते हैं और ये वाले ब्रिज के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और ये वाला जो बॉन्ड होता है इसी को हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अब आपसे पूछा इसके अंदर कितने सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है? तो स्टूडेंट इसके अंदर 8 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि सभी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो है ही है। और इसके अंदर C2 एक्सिस भी होती है भाई। पहले वाली C2 कौन सी है भाई? आप ये वाली C2 देखो, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, चलो एनिमेशन से सारी चीजें पहले आप नोट कर लो। द सिमेट्री एलिमेंट्स डाइबोरेन आर, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एक C2 अलग से हो गई, और टू परपेंडिकुलर C2, तो 1 2 और 2 4, एक इन्वर्जन सेंटर होता है 5, 2 वर्टिकल प्लेन्स होते हैं 6 और 7, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है सिग्मा H। तो यहां पे भाई टोटल 8 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका पॉइंट ग्रुप भी याद रखिएगा स्टूडेंट, डाइबोरेन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D2H है। नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फैब 2022 के एग्जाम में 4 ऑप्शंस गिवन थे डाइबोरेन के बारे में। एक ऑप्शन यही था कि डाइबोरेन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो डाइबोरेन का पॉइंट ग्रुप होता है वो D2H होता है। क्या होता है? D2H होता है। आइए अब मैं आपको अगेन उसी वेबसाइट पे लेके चलूंगा। ये है आपका डाइबोरेन, पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो। देखो ये बोरोन, दोनों बोरोन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, एक प्लेन मेरा। तो देखो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट सभी के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था कि एक तो C2 है, पहले देखो C2 ये रही, कौन सी वाली? ये देखो, इसके अराउंड कैसे रोटेशन पॉसिबल होगा? ये लो जी, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो यहां से देखो, यहां से आप अगर एक एक्सिस डालते हैं दोनों ब्रिज हाइड्रोजन को कंटेन करती हुई, तो इस टी को इस टी पे, इस टी को इस टी पे ये रोटेट कर देगी। तो ये आपका क्या प्रेजेंट है? एक यहाँ पे C2 प्रेजेंट है। अब 2 C2 और होंगे यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर होंगी। तो एक C2 समझ में आई, दूसरी C2 देखो कहां से आई, इसके परपेंडिकुलर, जस्ट इसके बीच में। देखो ध्यान से, पहले वाली ये थी, दूसरी इसके परपेंडिकुलर। ये कैसे रोटेट करेगी? ये लो जी पूरा उठा के, है ना। अब ये क्या कर रही है ना, ये पहली बात तो देखो, ये जो C2 है ना, ये दो ब्रिज हाइड्रोजन के अंदर से क्रॉस कर रही थी, और ये कहीं से क्रॉस नहीं कर रही, बिल्कुल सेंटर पे है। तो इसको यहां पहुंचा रही है। तो ये अलग C2 है। एक और C2 होगी, और वो C2 है ये वाली, इस हाइड्रोजन को यहां, इस हाइड्रोजन को यहां, देखो रोटेट करके लीजिए, ब्रिज हाइड्रोजन की भी पोजीशन करेगी। तो 3 C2 समझ में आई, 3 C2, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, टोटल 4 सिमेट्री एलिमेंट हो गए। इन्वर्जन सेंटर देखो बीच से देखो, यहां पे जाओगे, यहां से यहां बोरोन, यहां से यहां बोरोन, उसके अपोजिट में हाइड्रोजन, उसके अपोजिट में हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन। तो यहां इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट होता है, ये बीच में इन्वर्जन सेंटर, ठीक है। तो 5 हो गए। अब प्लेन देखो, प्लेन पहला प्लेन कौन सा है? देखो ये जो C2 थी इसके परपेंडिकुलर, जो कि एक बोरोन, दोनों बोरोन को और चारों हाइड्रोजन को बाइसेक्ट कर रहा है, चारों टर्मिनल हाइड्रोजन को बाइसेक्ट कर रहा है। एक प्लेन मिल गया, ठीक है। दूसरा प्लेन कौन सा आएगा भाई? दूसरा प्लेन देखना, जो 2 बोरोन को और 2 ब्रिज हाइड्रोजन को आपका बाइसेक्ट करता है। समझ में आई? दूसरा प्लेन। तीसरा जो प्लेन होगा वो होगा दोनों हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करता हुआ। देखिए तीसरा प्लेन कौन सा है? इन दोनों हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करता हुआ, ब्रिज हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करता हुआ। तो इस प्रकार से इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है डाइबोरेन का, वो D2H होता है, और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस अब भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, बिल्कुल इजी वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। स्टूडेंट आप सभी को यह बात पढ़ाई जाती है, जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सबसे पहला जो ग्रुप होता है ग्रुप 1, वो अल्कली मेटल का होता है। और सबसे जो लास्ट ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 18, वो आपका नोबल गैसेस का, इनर्ट गैसेस का होता है, ठीक है। तो आप सभी को ये पता, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है,
आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। किसी भी पीरियड में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैसेस की, इनर्ट गैसेस की, ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर किसी की लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तो वो अल्कली मेटल्स की होती है, क्योंकि मेटल का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन देना, उनका तो नेचर है इलेक्ट्रॉन देना, उनको तो बस थोड़ा सी कहने की नीड होती है, इलेक्ट्रॉन दे, वो तुरंत दे देता है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है और वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर आप इसका ऑफिशियल आंसर चेक करेंगे तो सी हैलोजन दिया हुआ है, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है एंड इनर्ट गैस की हाईएस्ट होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ था ऑफिशियल आंसर की में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट आप सभी को ये पता है, यहां पे दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस एंड कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.3। अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3। डाउन लेफ्ट टू राइट जाओगे इंक्रीज करेगी, डाउन जाओगे डिक्रीज करेगी, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जो कि सबसे ऊपर होगा, ग्रुप में सबसे ऊपर एंड सबसे राइट में, जो कि नाइट्रोजन है, इसका मतलब फास्फोरस की हाईएस्ट नहीं हो सकती, हटा दीजिए। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन की, और उसके बाद फास्फोरस की होती है सिलिकॉन की, तो कम होती है फास्फोरस से। क्यों? वही कारण फास्फोरस सिलिकॉन में देखोगे राइट में फास्फोरस आ रहा है, अगर राइट में फास्फोरस आ रहा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दी है अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बेस्ड ऑन वेसपर थ्योरी, ये नेट का प्रीवियस ईयर, भाई नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CSIR नेट का प्रीवियस ईयर है। जिनोन के पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव का मतलब 9 हो गए, 9 में से 5 की शेयरिंग कर ली, 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिए? फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, और बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक लगा दिया ऊपर की तरफ लोन पेयर और एक लगा दिया नीचे की तरफ लोन पेयर। तो ये देखिए टोटल स्टेरिक नंबर आया 1 2 3 4 5 और 2 7, टोटल स्टेरिक नंबर आया 7। हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। इसकी ज्योमेट्री जो होती वो होती PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लेकिन वो तब होती जब यहां पे सारे के सारे आपका एटम्स होते जैसे IF7 में होता है। बट अकॉर्डिंग टू वेसपर थ्योरी अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वेसपर थ्योरी तो लोन पेयर तो देखते नहीं है वेसपर थ्योरी में, तो ये आपको एक पेंटागन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्लेनर है, इसीलिए इसकी जो शेप होती है अकॉर्डिंग टू वेसपर थ्योरी दैट इज पेंटागोनल प्लेनर। क्या आएगी भाई? पेंटागोनल प्लेनर। अगर ज्योमेट्री पूछता अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन तो वो PBP होती है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लेकिन यहाँ पे शेप पूछी थी और वेसपर थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछी थी, तो पेंटागोनल प्लेनर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैविंग टेट्राहेड्रल डिस्पोजिशन। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी होगी भाई? सल्फाइट है, सल्फाइट तो भाई आपका प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ये क्या आएगा भाई? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये तो प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ये आंसर नहीं होगा। सल्फेट अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, सल्फेट आप जरूर देख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, O के ऊपर नेगेटिव एंड O के ऊपर नेगेटिव, स्टेरिक नंबर 4 आ गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, है ना, 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्या होगी भाई? इसकी भी sp2 आएगी प्लेनर, इसकी भी sp2 आएगी प्लेनर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है CO2 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल होगा? तो भाई CO2 तो लीनियर होता है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं CO2 की बात देखेंगे तो CO2 तो आपका लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर इसकी ज्योमेट्री होती है, लीनियर इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो NO2 तो बेंट टाइप का होता है भाई, NO2 तो ड्यू टू ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये आपका बेंट टाइप का होता है, तो ये तो नहीं आइसोस्ट्रक्चरल होगा। C2H4 तो ये तो भाई टेट्राहेड्रल हो गया, C2H6 है भाई, ये C2H6 है,
तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। तो इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे sp3 हो गई, तो इसका मतलब ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया, या आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकता। SnCl2, तो देखो भाई कार्बन है, कार्बन SN कहाँ आता है, टिन कहाँ पे आता है, कार्बन वाली फैमिली में ही आता है। तो टिन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक की यहाँ शेयरिंग की, एक की यहाँ शेयरिंग की, एक लगाया लोन पेयर, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, तो करेक्ट आंसर क्या बच गया, HgCl2। HgCl2 लीनियर होगा, प्लेनर मतलब लीनियर होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन या sd हाइब्रिडाइजेशन आप बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट आयोनिक, इनमें से कौन सा लीस्ट आयोनिक होगा। स्टूडेंट यहाँ पे बाई मिस्टेक COCl लिखा हुआ है, बट ये CaCl2 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है ना, मतलब क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ है, तो इसके मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते तो लीस्ट आयोनिक का मतलब इसको आप रिलेट कीजिए फजान्स रूल से, इसको आप रिलेट कीजिए फजान्स रूल से। फजान्स रूल आपको क्या बताता है, कोवलेंट करेक्टर, फजान्स रूल आपको क्या बताता है, कोवलेंट करेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल ये बोलता है जो कोवलेंट करेक्टर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन द आयंस। अगर आयंस पे चार्ज ज्यादा है, कोवलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू size of an ion, size of an ion, and covalent character is inversely proportional to size of cation, cation का साइज जितना छोटा होगा ये रहा। लेकिन यहाँ पे एक खास बात देखने को मिलती है ना, कोवलेंट करेक्टर काफी ज्यादा हाई होता है, कोवलेंट करेक्टर काफी ज्यादा हाई होता है जिनकी सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऐसे है ना, स्पेशली डी ब्लॉक के कंपाउंड्स की बात करते हैं, ऐसे कंपाउंड जहां पे सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहां पे कोवलेंट करेक्टर काफी ज्यादा हाई होता है। अगर कोवलेंट करेक्टर काफी ज्यादा हाई होगा तो लीस्ट आयोनिक होगा। तो ये देखिए भाई, KCl काफी अच्छा आयोनिक कंपाउंड होता है, इसमें और ज्यादा फजान्स रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी ज्यादा हो गया, साइज भी छोटा हो गया कैटायन का, तो ये कम आयोनिक होता है। सबसे ज्यादा आयोनिक KCl होता है, उसके बाद आपका इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटायन का साइज बड़ा, तो ये होगा। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लीस्ट आयोनिक होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, AgCl। जो डी ब्लॉक की ये मेटल आई है, Ag आया है, इसकी वजह से ड्यू टू सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोवलेंट करेक्टर जबरदस्त हाई होता है। अगर यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर काफी हाई होगा तो ये लीस्ट आयोनिक होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हार्ड एसिड। हार्ड एसिड कौन होते भाई, हाई चार्ज हो, है ना, हाई चार्ज हो, हाई चार्ज हो, स्मॉल साइज हो, है ना, स्मॉल साइज हो। तो जो आपके अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो तो हार्ड एसिड होते हैं। मैग्नीशियम हार्ड एसिड होता है, सोडियम हाई हार्ड एसिड होता है। देखो जो डी ब्लॉक वाले होते हैं वो सॉफ्ट एसिड होते हैं, बट यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई चार्ज है, इसलिए ये भी हार्ड एसिड होगा। तो जो PD आप देखते हैं, जैसे Ag पॉजिटिव हो गया, Au पॉजिटिव हो गया, PT हो गया, PD+2 हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस वाज गिवन बाय, तो भाई ये टोटली याद रखने वाला है, पियर्सन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट दिया था। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये है आपका सेम टू सेम नेट का PYQ, CSIR नेट का PYQ है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल। द एक्सपेक्टेड HHH बॉन्ड एंगल इन H3 पॉजिटिव। स्टूडेंट अगर आपने MOT पढ़ी है, भाई मैंने जो लेक्चर लिए हैं एडवांस लेवल वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे मैंने MOT पढ़ाई है। इस मॉलिक्यूल की अगर आप MOT देखेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसकी 2 टाइप की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर और एक होता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये देखा गया जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वहां पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू MOT, इसके रेफरेंस मिल जाएंगे भाई बिल्कुल आराम से आपको। अकॉर्डिंग टू MOT इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ये वाली लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, ये लीनियर, तब तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता। बट मैंने आपको जैसा कि बताया अकॉर्डिंग टू MOT
साइक्लिक स्ट्रक्चर के जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लीनियर वाले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से कम होती है। अगर आप लेस एनर्जी के बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वो वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज होती है, तो साइक्लिक वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज होती है। अगर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज है तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलता है वो आपका 60 डिग्री का देखने को मिलता है, वो आपका 60 डिग्री का देखने को मिलता है। तो ये नेट का प्रीवियस ईयर है, ये नेट में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बेसिक मिस्टेक यहां पे की गई है, इसका भी मार्क्स टू ऑल मिलता है अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं। द जी वैल्यू ऑफ Ce+3, तो Ce+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती है भाई, Ce+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 होती है। क्या होती है? 4f1। जी का फार्मूला क्या होता है भाई? 3/2 प्लस s इंटू s+1 माइनस l इंटू l+1 और इसको डिवाइड कर देना 2j इंटू j+1 से, 2j इंटू j+1 से। ठीक है, तो यहां पे देखिए f में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 0, तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरना वो यहाँ पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा तो कैपिटल L की वैल्यू आ गई 3, है ना। यहाँ पे भरे हुए इसकी मल्टीप्लाई करो 3। एस क्या होता है भाई? स्पिन क्वांटम नंबर 1 है तो ये हाफ आ जाएगा। अगर लेस देन हाफ फील्ड होता है तो J होता है L-S, यानी कि 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो J की वैल्यू आ जाएगी 5/2। सब यहाँ पे पुट करके देख लो, आ जाएगा आपके पास आंसर। क्या आएगा भाई? 3/2, ऐसा 5/2, 5/2 एंड 7/2, तो कितना हो जाएगा? 5/2 की मल्टीप्लाई कर देना 7/2 से, माइनस L कितना है? 3, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 12, है ना। J कितना आएगा? 2J, तो 5 आ गया बाहर और अंदर क्या आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा, 7/2। इसको सोल्व करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन बड़ी इजी है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। होप क्या आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी नेट का प्रीवियस ईयर आप बोल सकते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिस। तो देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे s में भरा हुआ s और एक आपका यहाँ पे p में है, तो इसके लिए +1 0 -1 और इसके लिए 0 होता है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन s में भरा और एक इलेक्ट्रॉन p में भरा, वैसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखो, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन s में भरा है, ठीक है, तो दोनों की स्पिन, पहले तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ 1, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी? वो होती है 2s+1, यानी कि कितनी आ जाएगी? 3। क्या आएगी? 3। और जितनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, एनर्जी उतनी कम होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब L की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। L कैसे निकालेंगे? देखिएगा भाई, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 की मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन, तो L की वैल्यू 1 आ गई। अगर L की वैल्यू 1 है तो अब देखो, अब J की वैल्यू क्या होती है भाई आपका? यहाँ पे 3 वैल्यू आपका पॉसिबल हो सकती है J की। तो अगर आप देखेंगे L-S से लेके, L-S से लेके जो कि 1 होता है, एंड L+S के बीच में, मतलब J की वैल्यू आपका 1 एग्जिस्ट यहाँ पे। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ बेसिक मिस्टेक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मुझे लग रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल L की वैल्यू, वो आपका L1 - L2 से लेके और L1 + L2 तक एग्जिस्ट करती है। तो 3 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे भाई। देखो ध्यान से एक बार, L की यहाँ पे 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। देखो, अगर आपने L1 इसको लिया यानी कि 0 और L2 इसको लिया तो 1 वैल्यू होगी। अगर आपने दोनों इसको लिया तो यहाँ पे 3 वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 एंड 2। तो J की वैल्यू जो आप देखेंगे वो होती है L-S। अगर आप L लेंगे, S की वैल्यू क्या? 1, तो यहाँ पे आप इसकी भी बेसिकली L-S वैल्यू होगी, लेस देन हाफ फील्ड है। तो L की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं, 0 - 1, तो -1 तो ये पॉसिबल नहीं होगा भाई। अब क्या करना है यहाँ पे? अगर लोगे तो 0 पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है एंड 1 भी पॉसिबल है। लेकिन आपसे पूछा ग्राउंड स्टेट, है ना, लोएस्ट एनर्जी पूछी आपसे, लोएस्ट एनर्जी, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी। कैपिटल L की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि सारी P आपको गिवन है। और J की वैल्यू यहाँ पे हम 0 लेंगे। अगर आपसे पूछा है लोएस्ट एनर्जी का टर्म, अगर आपसे पूछा है लोएस्ट एनर्जी का टर्म, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आ जाएगा भाई करेक्ट आंसर?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपके पास होती है। क्वेश्चन नंबर 46, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाईएस्ट CFSE बताइए भाई। ये तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप सभी को ये पढ़ाया जाता है कि जो CFSE होती है आपका टेट्राहेड्रल की, वो 2/3 टाइम्स होती है। जो टेट्राहेड्रल वाली होती है वो 2/3 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल वाली के। तो टेट्राहेड्रल की CFSE तो कम होती है भाई। हाँ, क्या होती है? कम होती है। टेट्राहेड्रल की CFSE कम होती है, तो इसको तो हटा ही दो यहां से ऑप्शन से। इन तीनों में देखो, दिस इज टाइटेनियम +3 बनेगा। Ti+3 का मतलब होता है D में 1 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +3 का मतलब होता है D में 3 इलेक्ट्रॉन। Mn+2 का मतलब होता है D में 5 इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, ये आपका T2G, ये आपका EG। अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो CFSE आएगी -0.4 डेल्टा O। अगर आप 2 और 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आएगी -1.2 डेल्टा O। अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे और Mn+2 हाई स्पिन होता है तो फिर CFSE की वैल्यू आती है 0। क्या आएगी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनेगा -1.2 डेल्टा O, ऊपर बनेगा +1.2 डेल्टा O। तो इसके लिए CFSE 0 होती है। इसके लिए CFSE की वैल्यू -1.2 डेल्टा O होती है। इसके लिए CFSE की वैल्यू आपका 0.4 डेल्टा O होती है। आपसे पूछा था हाईएस्ट CFSE बताइए, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 1 2, E नीचे होता है और T2 ऊपर होता है, T2। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2, इसमें लो स्पिन हाई स्पिन का कोई कंसेप्ट होता नहीं, सारे के सारे हाई स्पिन होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है ना। टेट्राहेड्रल D6 के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। D7 हाई स्पिन की बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, D7 हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अगर आप D4 लो स्पिन की बात करते हैं 1 2 1 2 3 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। D9 की बात करेंगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो D6 टेट्राहेड्रल होता है, D6 टेट्राहेड्रल होता है, वहां पे यहाँ पे 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अवेलेबल फॉर P3 कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट आप सभी को पता होगा P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6C3। क्या करेंगे? 6C3। तो यहाँ पे लिया जाता है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे D के लिए 10 लेते हैं और है 3, तो इसके लिए ये फैक्टोरियल आपको पता होगा, है ना। जब भी आपके पास ऐसा फार्मूला होता है तो इसको सोल्व किया जाता है NCR। तो क्या होता भाई आपका n फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आई बात? तो 6 का फैक्टोरियल करो, ऊपर ऊपर आ गया 6 का फैक्टोरियल, r मतलब 3 का फैक्टोरियल और 6 - 3 यानी कि 3 का और फैक्टोरियल। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 6 5 4 और ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 3 2 1 और ये रहेगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएंगे 20। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएंगे 20। बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन डज नॉट फॉर्म मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। इनमें से कौन सा मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स नहीं बना सकता? स्टूडेंट इसको आप रिलेट कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। OMC का कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक चीज याद कर लेना, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बस देखो, क्या आप मोनोन्यूक्लियर का मतलब है एक ही मेटल जहां पे हो, एक ही मेटल जहां पे हो। देखो Fe का एक कॉम्प्लेक्स मैं आपको बताता हूं, FeCO का 5। क्या ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है? यस। कैसे भाई? देखो जो आपका आयरन होता है उसके पास उसके जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं 8, CO का 2 होता है तो 5 है तो 10, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो ये तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल बना लेगा, है ना। यानी कि ये तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल बना लेगा। निकल का कॉम्प्लेक्स तो बड़ा फेमस है भाई, आप सभी ने देखा होगा, NiCO का 4, NiCO का 4। तो अगर आप देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये भी मोनोन्यूक्लियर
यानी कि ये रहा। लेकिन Mn नहीं बना सकता। कैसे भाई? अगर आप बात करेंगे MnCO5 करोगे तो मैग्नीज के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 यहां से आ गए 17 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये मोनो न्यूक्लियर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या तो आप एक और Mn लेके मतलब Mn2CO10 करके देखिए, तब पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अकेला मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल नहीं बना सकता मैग्नीज। आयरन एंड निकल दोनों बना सकते हैं बट मैग्नीज नहीं बना सकता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था सी। वेरी इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, पोटासियम ट्राईऑक्सोलेटो क्रोमेट। तो देखो भाई ये रहा पोटासियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ये रहा, ये आपका क्रोमियम, ऑक्सोलेटो होता है C4C2O4 का थ्राइस एंड आपका इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। स्टूडेंट जो ये ऑक्सोलेटो होता है ना, ये बाइडेंटेंट लिगेंड होता है। ये जो ऑक्सोलेटो होता है ये आपका बाइडेंटेंट लिगेंड होता है। यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे भाई तो यहाँ पे देखो ट्राई बोला है, ट्राई ऑक्सोलेटो, 3 ऑक्सोलेटो है, तो एक बाइडेंटेंट होता तो 3 क्या हो जाएंगे, इसका डबल 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट इज 6। जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट इज 6। स्टूडेंट ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो HPSC का एग्जाम था उसका पार्ट 2 हमने डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नेट लेवल के हैं लेकिन बेसिक पेपर है ये, कोई ज्यादा मतलब अगर आपने नेट की तैयारी की हुई है अच्छे से और सारी चीजें आपने अच्छे से कवर की हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ लेवल है, नेट लेवल नहीं बोल सकते इसको। यस, नेट के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको बोला जा सकता है और साथ में कुछ 11-12th लेवल के बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे डाले गए हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। जिस भी बच्चे को कंसेप्ट सीखने हैं, जिस भी बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए है ना, जिस भी बच्चे को प्रॉपर सारी चीजें लेक्चर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताया करें। ये हमारा पार्ट 2 है, अभी तो 2 पार्ट और आने हैं, 50 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। तो भाई इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।